हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड यानी फ्लूइड्स के नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक हमने प्रेशर वेरिएशन देख लिया था, मैनोमीटर, बैरोमीटर, इन सब के बारे में बात करी थी। अब हम बात करते हैं कि अगर एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और उसको आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से प्रेशर में कोई वेरिएशन आएगा डेप्थ के साथ, या उस वाटर की सरफेस जो है उस पर कोई वेरिएशन आएगा। इस बारे में बात करेंगे। तो हमने बोला था भैया कि अगर वाटर एक कंटेनर में रखा हुआ है, कंटेनर रेस्ट पे है, तो वाटर रेस्ट पे है। वाटर रेस्ट पे है तो जो अपर सरफेस है ये इस तरीके से थी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस थी। और हमने बोला था कि जब आप हाइट के साथ नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा बाय रो जी एच। ये बात हमने करी थी। अब आप अगर एक ही लेवल पे सेम पॉइंट लेते हैं तो इस पूरे लेवल पे प्रेशर एक जैसा मिलने वाला था। ऐसा क्यों था? क्योंकि अपर सरफेस के पैरेलल जितने भी यहाँ पे लेयर्स आप बनाएंगे, उन लेयर के हर एक पॉइंट पे प्रेशर आपको सेम मिलेगा। एक लेयर के सभी पॉइंट पे प्रेशर सेम आने वाला है, विच इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी नॉट, अगर ऊपर आप देखें तो ये। लेकिन अगर अब वो कंटेनर चलने लगा विद एक्सेलरेशन ए, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है, इस बार ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो क्या होगा? अब हम जानते हैं कि वाटर के हर एक पार्टिकल पे पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा। हम बात कर चुके हैं सूडो फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर पार्टिकल पे मैं टोटल फोर्स देखूं तो क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन इसका एक तो सूडो फोर्स की वजह से इस तरफ आ रहा है, दूसरा mg इस पे नीचे लग रहा है, उसके लिए एक एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका अगर नेट एक्सेलरेशन देखा जाए तो किसी इस डायरेक्शन में आएगा, विच इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एट एन एंगल थीटा। ये अपने को दिया। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। हम सिंपल सी ज्योमेट्री पे लगा सकते हैं। बाद ऐसा कह सकते हैं कि भैया जिन दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा होता है, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो इसका नॉर्मल ये हो गया और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो अगर थीटा, दिस एंगल जिसपे ये सरफेस जो है अब इंक्लाइंड हो चुकी है, जो सरफेस पहले हॉरिजॉन्टल थी वो सरफेस अब इस थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। और ये थीटा कितना है अगर इस बारे में बात की जाए तो बड़ा आसान सा है। हमारे पास जो पार्टिकल पे एक्सेलरेशन बन रहे हैं वो ए इस तरफ है, जी नीचे की तरफ है, ये बन रहा है थीटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी। तो ये वो एंगल है जिस एंगल पे अब वाटर की जो सरफेस है वो, या जो फ्लूइड है उसकी सरफेस जो है अब इंक्लाइन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? अब अगर मुझे यहाँ पे प्रेशर लिखना है किसी पॉइंट पे, तो लेट्स से जो अगले डायग्राम में आपको दिखा रखा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इस अगले डायग्राम में जो आपको दिखा रखा है कि आपको इस एच पॉइंट पे प्रेशर अब लिखना है। ठीक है, सॉरी ए पॉइंट पे आपको इस पे प्रेशर लिखना है। तो अब प्रेशर कैसे लिखेंगे आप? अब प्रेशर लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? दिस P एट पॉइंट A इज इक्वल टू P नॉट, लेट्स से बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, प्लस रो जी एच आप करते थे क्योंकि जी एक्सेलरेशन वहां पे होता था, लेकिन इस बार आपको लेना पड़ेगा जी इफेक्टिव इनटू एच। ये आपको इस बार कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि जी जो था वो इस डायरेक्शन में था नीचे की तरफ, ये इस डायरेक्शन में था, तो जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में था। और हमें जो एच दे रखा है वो इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आप अगर एच को परपेंडिकुलर टू द सरफेस ले रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन वाला लेना चाहिए, विच इज जी इफेक्टिव। तो अब आप यहाँ पे अगर अपना प्रेशर लिखेंगे तो लिखेंगे रो एच इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर। ये बात तो क्लियर है? अभी यहाँ हमने देखा नेट प्रेशर, अगर ये जी इफेक्ट, नेट एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव है तो कितना आएगा जी इफेक्टिव? दिस विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एट एन एंगल थीटा, दिस। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रेशर इस बार इस तरीके से। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है कि भैया अगर ये पॉइंट ए है जहां पे मुझे प्रेशर फाइंड करना है, और अगर मुझे इस पॉइंट की सरफेस से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, जैसे ये पॉइंट यहाँ था, इसकी सरफेस से डिस्टेंस दोनों तरफ, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे पता है तो मैं इसकी टर्म में भी प्रेशर लिख सकता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है जहाँ प्रेशर लिखना है उसकी इधर फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है वो L2 है, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी L1 है। ठीक है। अब अगर मैं प्रेशर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा?
मैं अगर प्रेशर लिखता हूँ यहाँ पे P एट पॉइंट ए तो लिखूंगा P नॉट प्लस, क्योंकि आपने बोला था कि जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड चलते हैं तो प्रेशर वेरी करता है रो जी एच के हिसाब से। तो आप अगर इस पॉइंट से नीचे की तरफ लिखते हैं, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आप जा रहे हैं, तो कितने डेप्थ पे गए आप? L1 डेप्थ पे गए, तो यहाँ प्रेशर कितना लिखा जाएगा? रो जी L1 के बराबर। दिस विल बी द प्रेशर। अच्छा, आप अगर इस तरफ से आते हैं, इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर है पी नॉट बाहर एटमॉस्फेयर का। आप इस बार कितने डेप्थ पे जा रहे हैं? आप इस बार L2 डेप्थ पे जा रहे हैं, और इस तरफ का एक्सेलरेशन कितना है? A। तो इस बार आप इधर जो प्रेशर लिखेंगे वो लिखेंगे P2 P नॉट प्लस रो A L2। G की जगह यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? A, और डिस्टेंस कितनी है? L2। अब आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप L1 और L2 को अगर यहाँ वैल्यूज रखें तो आपको सेम आंसर ही मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेशर तो किसी भी तरफ से आप आइए, आंसर तो सेम आना चाहिए। और ये बात तो हम समझ गए कि प्रेशर ये तो होना ही चाहिए। इन दोनों से अगर अपन लिखना चाहें L1 L2 के वैल्यू डाल के, तो क्या ये रिलेशन अपने को वापस मिलता है? इस बारे में चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो L1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, आप ट्राइंगल से मुझे बताइए। ये ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा है? मैं ट्राइंगल को अलग से फिर से बना देता हूँ। ये ट्राइंगल यहाँ पे है ऐसा, दिस इज द पॉइंट, ये सरफेस है, ठीक है, जो थीटा एंगल पे है, और ये जो डेप्थ है यहाँ से परपेंडिकुलर पे, ये है H, ये है L1, ये है L2। ये आपके पास पूरा हिसाब है, ठीक है। अब अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो हम कह सकते हैं कि दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अगर ये थीटा है तो वही H जो है और L1 का रिलेशन क्या लिखा जा सकता है? हम लिख सकते हैं दिस L1 cos थीटा इज इक्वल टू H फॉर दिस ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल के हिसाब से। या फिर L1 को लिखा जा सकता है H sec थीटा, ये लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ इसको रखूं वैल्यूज, तो देखो वैल्यू में sec थीटा क्या मिल रहा है मुझे? अगर आप इस ट्राइंगल जो एक्सेलरेशन वाला ट्राइंगल आपके पास है वो क्या कह रहा है? ये ए था, ये जी था, ये एंगल थीटा था, मतलब ये भी ए है। ऐसा आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ऐसा ट्राइंगल है तो यहाँ से सेक थीटा कितना लिखेंगे आप? इस ट्राइंगल से सेक थीटा आप लिखेंगे, दिस इज जी इफेक्टिव, मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो सेक थीटा हो जाएगा आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइड बाई जी के बराबर। तो L1 बेसिकली यहाँ पे है आपके पास H इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो प्रेशर एट ए में लिख सकता हूँ पी नॉट प्लस रो जी। L1 जहाँ आपने लिखा था लिखूंगा H बाई जी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो आपको फिर से एक्सप्रेशन मिल गया, रो जी, सॉरी जी कैंसिल हो गया, रो एच रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर, जो कि यहाँ पे भी आपको गिवन है। तो आंसर आपको फिर से सेम मिल गया, और मिलना भी चाहिए था। आप चाहे किसी भी तरीके से प्रेशर वहां पे लिखिए, आपको आंसर सेम आएगा। ऐसे आप L2 को लेके देख लीजिए, जो ये एक्सप्रेशन हमने लिखा था यहाँ पे L2 अगर लिखे अपन, तो आप L2 कितना लिख सकते हो? दिस L2 इज इक्वल टू H cosec थीटा, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो H इज इक्वल टू L2 साइन थीटा, मतलब L2 इज H cosec थीटा। अगर इस ट्राइंगल से देखो तो cosec थीटा कितना बन रहा है? इस ट्राइंगल से cosec थीटा इज बनेगा आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई ए। अब अगर मैं प्रेशर एट ए लिखना चाहूँ तो लिखूंगा पी नॉट प्लस रो ए L2। L2 आप लिखोगे यहाँ से H cosec थीटा विच इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई ए। फिर से आप देखिए ए से ही कैंसिल हो गया है, आपको फिर से यहाँ जो प्रेशर मिल रहा है पी नॉट प्लस रो एच रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो तीनों आपको आंसर सेम ही आएंगे, आप चाहे किसी भी तरीके से लिखिए। तो ध्यान रखिए, जब एक्सेलरेटेड फ्रेम होती है उसमें प्रेशर लिखने के तीन तरीके हो गए आपके पास। एक तरीका जो फ्री सरफेस है उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर आप अंदर चलिए, तो जी इफेक्टिव की टर्म में आप लिख सकते हैं जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच। आप अगर वर्टिकली नीचे आना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आइए, तो इस डायरेक्शन में आप जी लेंगे और जो वर्टिकल डेप्थ है वो कंसीडर करेंगे, एच को कंसीडर नहीं करेंगे। तो वर्टिकल डेप्थ यहाँ L1 थी, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं इसको ऐसा। या फिर आप फ्री सरफेस से हॉरिजॉन्टल चलिए, तो आपका एक्सेलरेशन इस बार ए है और ये लेंथ आपकी L2 है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो L2। सभी से आंसर बिल्कुल सेम आने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में प्रेशर इस तरीके से लिखा जाता है,
आई गेस आपको सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इन पे भी क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बात करते हैं। एक्सेलरेशन कब कब हो सकता है, या तो ये ट्रांसलेट कर रहा हो या रोटेट कर रहा हो, तब भी तो एक्सेलरेशन हो सकता है ना, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो क्वेश्चन रोटेशन पे बेस्ड भी आ सकते हैं इसमें। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। एक ट्यूब इन विच लिक्विड इज फिल्ड एट द लेवल, it is now rotated at an angular frequency omega about an axis passing through arm A। जैसा कि आपको दिखा रखा है वहां से इसको रोटेट कर रहे हैं। फाइंड आउट प्रेशर डिफरेंस एट द लिक्विड इंटरफेस, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस एट द लिक्विड इंटरफेस मतलब आप इसको जब घुमाएंगे तो क्या होगा। जब घुमाएंगे तो हम जानते हैं कि हर एक पार्टिकल पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बाहर की तरफ लगेगा, विच इज ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसा एक फोर्स बाहर लगेगा, पक्की बात है। तो सोचिए हर एक पार्टिकल पे अगर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब थोड़ी देर में जब आप इसको घुमाएंगे तो जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है इसकी शेप कैसी हो जाएगी। उसकी शेप हो जाएगी कुछ ऐसी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डायग्राम में। तो ऐसी शेप हो जाएगी इसकी, सारा जो लिक्विड है, जो सारा फ्लूइड है, उस पर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वो यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगा, सारा चढ़ जाएगा। तो ये शेप अपनी फाइनली बनेगी कि अब जो लिक्विड पहले सारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रखा हुआ था, अब वो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अब ये घूम रहा है ओमेगा के साथ। जब घूम रहा है तो हर एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, तो वो यहाँ आके बैलेंस हो गया है। ठीक है, इस कंडीशन में सारा लिक्विड बैलेंस्ड है। आपसे पूछा गया कि बताइए ये इंटरफेस पे यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करें इसको सॉल्व। अपने को प्रेशर डिफरेंस पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर डिफरेंस आपसे पूछा है तो हमें बेसिकली ये हाइट एक्स नॉट निकालनी पड़ेगी। ये एक्स नॉट कितना है, अगर ये एक्स नॉट मुझे पता चल गया तब तो मैं प्रेशर पे लिख पाऊंगा। कैसे, पी नॉट प्लस रो जी एक्स के बराबर मेरा प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। पर ये एक्स कैसे कैलकुलेट करें, कितना लिक्विड ऊपर चढ़ गया है कैसे बता पाएंगे हम। ये आपको लेंथ दे रखी है एल, तो पहले जो लिक्विड था वो सारा यहाँ पे था, अब आधा कुछ यहाँ पे हो गया है, कुछ यहाँ पे हो गया है। कैसे फाइंड करें इसको हम, बताइए कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं। हम ये देखते हैं कि भैया अगर ये डिस्टेंस एक्स नॉट ऊपर चढ़ा होगा तो यहाँ से मान लीजिए एक्स डब्ल्यू इस तरफ गया होगा, मैंने किसी एक्स पे जाके डी एक्स का एक एलिमेंट ले लिया ये। अब क्योंकि ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, अब जो ये लिक्विड है ये मूव नहीं कर रहा, ये इस पोजीशन पे आके फिक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये लगातार घूम रहा है अभी भी। तो अब ये अगर इस एलिमेंट को मैं देखूं, यहाँ वाले एलिमेंट को, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो होगा। अब इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो इस पे एक प्रेशर फोर्स इस तरफ से लगेगा, एक प्रेशर फोर्स इस तरफ से लगेगा, ये दोनों मिलके इस पे नेट जीरो हो जाना चाहिए। अच्छा, इधर से प्रेशर कितना लग रहा है, इस तरफ से अगर प्रेशर की बात करो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर है वो, और इधर प्रेशर कितना लग रहा है, इस तरफ से जो प्रेशर इतने सारे फ्लूइड का बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन लग रहा है वो, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए इसका इक्वेशन कैसी बना सकते हैं अपन। इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि अगर ये जो डीएम है इसका मास, अगर ये छोटा सा मास लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, इसका डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। एरिया अगर ए है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए डी एक्स, डेंसिटी रो है, ये हो जाएगा इसका डीएम। यहाँ अगर प्रेशर P है इस पॉइंट पे, जैसे आप सेक्शन देख पा रहे हैं, यहाँ प्रेशर P है और यहाँ dP है, तो मैं इस सेक्शन के लिए अगर फोर्स को बैलेंस करूं तो मैं लिखूंगा भैया कि यहाँ जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है A इंटू पी प्लस डी पी उस तरफ से माइनस ए इंटू डी पी इस तरफ से, ये इस पे नेट फोर्स है। और नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, तो मास इसका है डीएम और ये पोजीशन पे है एक्स पोजीशन पे, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो है ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज दी रोटेशनल एक्सेलरेशन, हम जानते हैं यहाँ रोटेशन से ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। तो अपन ने लिखा है इस छोटे से एलिमेंट के लिए। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो इधर से आपको मिल रहा है ए इंटू डी पी इज इक्वल टू डी एम की वैल्यू में डालता हूँ यहाँ पे रो ए डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से अगर मुझे चेंज इन प्रेशर निकालना है, प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ ये देखना है, तो मैं करूंगा इंटीग्रल डी पी, ए से ही कैंसिल हो गया, इधर आएगा इंटीग्रल रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक प्रेशर देखना है अपने को, तो बेसिकली ये जो लिक्विड है वो यहाँ से यहाँ तक के लिए अपने को प्रेशर चेंज देखना है। तो ये कितना है एक्स नॉट के बराबर,
और यहाँ तक ये कितना है, एल के बराबर। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी वो लगेगी एक्स नॉट से एल तक की। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो देखते हैं कितना आता है। दिस डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, रो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, इधर से आया एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट आएगी एक्स नॉट से एल तक। लिमिट लगाना हम जानते हैं, पहले अपर लिमिट तो आएगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू के बराबर। दिस विल बी द चेंज इन प्रेशर। क्लियर है बात अच्छे से? अच्छा, व्हाट इज रो ओमेगा स्क्वायर? अगर इसकी बात करें, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो यहाँ से अपन इसे लिख सकते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये चेंज इन प्रेशर किसके इक्वल है? जो प्रेशर इधर से आ रहा है उसके इक्वल, यहाँ से यहाँ के इक्वल। तो चेंज इन प्रेशर यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? एक्स नॉट डेप्थ है, एक्स नॉट डेप्थ पे चेंज इन प्रेशर कितना होता है हम जानते हैं। यहाँ से यहाँ जो चेंज इन प्रेशर आएगा वो आएगा रो जी एक्स नॉट के बराबर। तो ये जो चेंज इन प्रेशर आया वो रो जी एक्स नॉट के बराबर आना चाहिए। यहाँ से आपको एक्स नॉट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, वहां से आप एक्स नॉट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना फाइनल चेंज इन प्रेशर बता सकते हैं। क्लियर है बात? दोनों प्रेशर को आपने इक्वल किया, इधर से कितना प्रेशर डिफरेंस, उधर से कितना प्रेशर डिफरेंस, वो दोनों इक्वल होके फाइनली एक्स नॉट यहाँ से मिलेगा। एक्स नॉट एक बार मिल जाएगा तो आप बता पाएंगे चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एक्स नॉट के बराबर। ठीक है, तो ये आपका एक टास्क है। आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू बताएंगे और इसमें फाइनली अपना आंसर फाइंड करेंगे। क्लियर? देखते हैं और कैसा क्वेश्चन बन सकता है इस पे। क्वेश्चन है ये, a liquid of density rho is in a bucket that spins with angular velocity omega. ठीक है, show that the pressure at a radial distance r from the axis is this, where p naught is the atmospheric pressure. यहाँ से किसी भी डिस्टेंस r पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इतना प्रेशर होगा, ऐसा इसने बोला है। रेडियल डिस्टेंस में प्रेशर पूछा गया है। तो रेडियल डिस्टेंस में अगर प्रेशर की बात हो रही है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बात फिर से वही है कि यहाँ पे ये घूम रहा है, जब घूम रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो घूमने की वजह से ओमेगा स्क्वायर एक्स जो आपका एक्सेलरेशन आता है उसकी वजह से प्रेशर वेरिएशन होगा। तो वो कितना होगा इस बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे वो पॉइंट पे जो प्रेशर वेरी करेगा वो उसकी रेडियस के साथ वेरी करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, लेट्स से ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस मान लेता हूँ ऐसा। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है फ्री सरफेस पे एक्स वाई, और ये पॉइंट है अपना जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक्स कमा वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट से पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो हम जानते हैं कि भैया इस पे जो फोर्सेस होंगे, जो ये ऐसी सरफेस है, यहाँ पे पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट, एक तो mg इसका अपना नीचे लग रहा होगा, यहाँ जो भी पार्टिकल है उसका। दूसरा, इस डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये लगातार घूम रहा है और इसकी रेडियस जो आपने यहाँ से बोली है, ये डिस्टेंस x आपने बोल रखा है, कोऑर्डिनेट इसका x ले रखा है, तो m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्पेस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। इसका अगर नेट फोर्स देखा जाए तो कितना आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा एफ नेट। और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये थीटा कितना बनेगा, दिस टेन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई एम जी के बराबर। दिस विल बी टेन थीटा। एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर देखो तो टेन थीटा इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ दिस कर्व, ये y और x है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो थीटा जो बनेगा वो बेसिकली थीटा इस कर्व का स्लोप भी बनेगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो मैं टेन थीटा को dy बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। अब मेरे पास ये एक इक्वेशन मिली है dy बाई डी एक्स। मैं यहाँ से क्या फाइंड करूंगा? पहले इस कर्व की इक्वेशन में कैलकुलेट करूंगा। अगर कर्व की इक्वेशन मुझे देखनी है तो मुझे y और x का रिलेशन चाहिए। कैसे निकलेगा? तो इंटीग्रल dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी इंटू डी एक्स। लिमिट 0 से y, 0 से x, क्योंकि अपन ओरिजिन वही माना है फ्री सरफेस की, यहाँ पे ओरिजिन है, y और x कोई पॉइंट यहाँ पे है जहाँ अपन बात कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा? दिस y इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। ये आपको इक्वेशन मिल गई, एक पैराबोला की इक्वेशन। तो हम जानते ही हैं कि ये जो कर्व आपका बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एक पैराबोला बनता है। इस पैराबोला के हिसाब से अपने को चेंज इन प्रेशर देखना है कि कितना प्रेशर डिफरेंस यहाँ से वहां तक आएगा। तो कैसे देखें भाई? हम जानते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस पता है तो उसके रेस्पेक्ट में जी इफेक्टिव या जी के
हक के साथ हम इसका प्रेशर चेंज देख सकते हैं। तो हम जानते हैं भाई कि ये जो फ्री सरफेस है इसकी यहाँ से यहाँ तक, इस फ्री सरफेस के करस्पॉन्डिंग अगर प्रेशर देखना है तो क्या करें, फिर से बताता हूँ, ये फ्री सरफेस है, ये अगर पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जो हमें दे रखा है आर के बराबर, आपको एक्स इक्वल टू आर पे प्रेशर वेरिएशन देखना है, और ये जो पॉइंट है आपका ये डिस्टेंस है वाई के बराबर। अब अगर बाहर प्रेशर पी नॉट है तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा ये आपसे पूछा गया। तो क्या कर सकते हैं हम, प्रेशर एट पॉइंट आर, ठीक है, विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई के बराबर, क्योंकि हमने देखा था आप अगर फ्री सरफेस से चलते हैं और आप अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो लेंथ आप यहाँ लेंगे उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, तो रो जी वाई के हिसाब से आप एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको एक्स अगर इक्वल टू आर दे रखा है तो वाई कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर, तो हम इक्वेशन से y निकाल सकते हैं, y विल बी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो जो प्रेशर आपको मिलेगा एट आर रेडियस वो मिलेगा पी नॉट प्लस रो जी, वाई की जगह डाल देंगे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, विच इज प्रेशर एट आर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस जी से जी कैंसिल रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। यही आपको यहाँ पे फाइनली प्रूव करना था, ठीक है, ये अब आपका आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन काफी अच्छा था ये, हमने पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली, वहां से फिर हम डेप्थ पे गए और हमने अपना फाइनल आंसर यहाँ से बताया। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें एक स्ट्रेट लाइन जो सरफेस बन रही थी, वो सरफेस एक प्लेन सरफेस बन रही थी, तो उसमें बहुत आसानी से ट्राइंगल बना के हमने वहाँ पे सॉल्व कर लिया था, L1 L2 देख लिए थे थीटा के साथ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक पैराबोला बनता है, इसके केस में आपको इस पूरे मेथड से पहले इक्वेशन निकालनी पड़ी और उस फिर इस इक्वेशन को यूज करने के बाद आप फाइनली अपना आंसर बता पाए। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स और पढ़ते हैं, इस पे बात करते हैं पास्कल्स प्रिंसिपल की। पास्कल प्रिंसिपल क्या कहता है भैया कि फ्लूइड में आप अगर किसी एक पॉइंट पे कोई प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो हर एक जगह रिफ्लेक्ट होता है। द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड is transmitted uniformly to every part of the fluid and to the walls of the container। क्लियर है? किसी भी एक पॉइंट पे आप अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली हर पॉइंट तक पहुंचेगा अगर क्लोज्ड कंटेनर है तो। ये कहता है पास्कल्स लॉ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ F1 बाई यहाँ का एरिया अगर A1 है तो प्रेशर हो जाएगा यहाँ का F1 बाई A1। तो ये जो पी प्रेशर मिला आपको F1 बाई A1 वो हर जगह ट्रांसफर होगा, मतलब वही प्रेशर यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा, वो प्रेशर यहाँ भी इंक्रीज होगा, यहाँ भी इंक्रीज होगा, हर एक तरफ वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए आप देखते हैं कि जब आप इसे शिफ्ट करेंगे तो ये भी शिफ्ट होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रेशर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट हुआ। इसे बोला गया पास्कल्स प्रिंसिपल। स्टेटमेंट क्या है मैं आपके सामने एक बार लिख लेता हूँ जल्दी से। ये स्टेटमेंट आपके सामने, तो आई गेस आपको बातें क्लियर है कि जो प्रेशर आपको यहाँ इंक्रीज होगा, लेट्स से P1 इक्वल टू F1 बाई S1, वही प्रेशर यहाँ भी ट्रांसमिट होगा, सेम प्रेशर इस पॉइंट पे भी लगेगा। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसे रोक के रखें, आप लेट्स से कहते हैं कि F2 आपने इस डायरेक्शन में लगा रखा है, आप इसको जो यहाँ पिस्टन बना हुआ है इसे आगे मूव नहीं होने देना चाहते, तो इसका मतलब दोनों तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए। प्रेशर इक्वल मतलब यहाँ जो P2 बन रहा है वो भी P1 के इक्वल होना चाहिए। अगर P1 इक्वल टू P2 आप करते हैं तो P1 तो आपने लिखा F1 बाई S1 और P2 इधर तो आप फोर्स लगा रहे हैं F2 से बाई S2, ऐसा आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं फोर्स देखना चाहूँ कि कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा इसको रोक के रखने के लिए, तो मुझे लगाना पड़ेगा F1 इंटू S2 बाई S1। दिस इज द फोर्स जो मुझे वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा इस पिस्टन को रोक के रखने के लिए। क्लियर है बात अच्छे से? अच्छा, अगर एक यहाँ पिस्टन और होता तो यहाँ एक गेट होता मान लीजिए, इस गेट पे भी सेम प्रेशर एक्ट करता P1, यहाँ एक गेट होता तो इस गेट पे भी सेम प्रेशर एक्ट करता P1। हर डायरेक्शन में प्रेशर ट्रांसफर होता है और हर जगह पे ये एक्ट करता है। तो मान लीजिए आपको इसको रोकना होता तब भी आप यहाँ पे एक फोर्स लगाते विच इज इक्वल टू P1 इंटू यहाँ का एरिया, और ऐसे यहाँ पे अगर इसको खुलने से रोकना है तो यहाँ भी आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा विच इज P1 इंटू यहाँ का एरिया। तो ध्यान रखिए जो भी फोर्स आप किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज करते हैं क्लोज्ड कंटेनर के केस में, वो हर जगह ट्रांसफर होता है, हर जगह ट्रांसफर होगा, तो उसे रोकने के लिए
उस मतलब जो आगे ऑब्जेक्ट्स हैं उसे मूव होने से रोकने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आप प्रेशर इक्वेट करके दे सकते हैं। क्लियर है बात? अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इसी का एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी का एप्लीकेशन है। तो हम एक बार हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हैं। ये ऐसा ही है, जैसे आपने अगर देखा हो कभी आप कार सर्विस सेंटर पे या बाइक सर्विस सेंटर पे गए हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म बना के रखते हैं, उस पे कार को चढ़ाते हैं और फिर एक हाइड्रोलिक लीवर से उसे पूरा ऊपर तक उठा देते हैं। वो आजकल तो चलिए ठीक है इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मैन्युअली भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैन्युअली में भी आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये जो एरिया है ये कम एरिया है, ठीक है, और ये एरिया ज्यादा है, S2 जो है वो S1 से काफी ज्यादा एरिया है। अब सोचो, अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूँ प्रेशर P1, ठीक है, तो P1 के हिसाब से, इस F1 के हिसाब से यहाँ एक प्रेशर इंक्रीज होगा P1 के बराबर, और वो P1 मैं कितना लिख सकता हूँ, F1/S1 के बराबर। और क्योंकि ये क्लोज्ड है पूरा, तो जो प्रेशर यहाँ इंक्रीज हुआ वो हर पॉइंट पे ट्रांसफर होगा, वो प्रेशर यहाँ भी आएगा। अब जब प्रेशर यहाँ पहुंच गया, ये P1 यहाँ भी अब लग रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अब जो फोर्स, आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक कार खड़ी कर रखी है, ठीक है, और इस कार को आपको उठाना है, ठीक है। कार कैसे उठा सकते हैं? तो मान लीजिए इसका वेट W है, वेट W है, तो नीचे की तरफ इस पे W वेट लग रहा होगा। अगर मैं ये पिस्टन यहाँ पे बनाऊं, तो इस पिस्टन के ऊपर आपने एक कार रखी हुई है जिसका वेट W नीचे की तरफ लग रहा है। इस पे नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो P1 लग रहा है, इसका एरिया S2 है। अगर इसको मुझे उठाना है, तो मतलब W शुड बी इक्वल टू P1 इंटू S2, ऐसा होना चाहिए। और P1 कितना है? P1 आपने अभी लिखा F1/S1 इंटू S2। अब ध्यान से देखिए, अगर आप F1 और W को कंपेयर करो, तो मैं लिखता हूँ F1 इज इक्वल टू W इंटू S1/S2। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे S2 इज मोर देन S1, तो S1/S2 जो आएगा वो 1 से काफी छोटा आएगा। क्लियर? ये जो क्वांटिटी है 1 से छोटी है, मतलब F1 जो आप इधर लगा रहे हैं इज मच मच लेस देन W। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि अगर W वेट मुझे गाड़ी का उठाना है, तो उससे बहुत ही कम फोर्स मुझे दूसरी तरफ लगाना पड़ेगा। ये इसका एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का, कि आप एक तरफ जो फोर्स लगा रहे हैं वो काफी कम है, लेकिन दूसरी तरफ उससे जो आप वेट उठा पा रहे हैं वो काफी ज्यादा है। इसलिए हाइड्रोलिक लिफ्ट आप कई जगह देखेंगे, या जो भारी अपरेटस होते हैं उसमें हाइड्रोलिक लिफ्टिंग का सिस्टम उसमें होता है। आजकल ब्रेक्स भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ रहे हैं, तो आप वो भी देखते हैं कि थोड़े से एप्लीकेशन पे ही ब्रेक्स काफी अच्छे लगते हैं उसमें। तो वो सारी बातें यही से पास्कल्स लॉ से हम उसमें देख सकते हैं। क्लियर है सारी बातें अच्छे से? पक्का? चलिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट। ये आई गेस ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? भाई, एक अगर हैवी ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्स्ड है, तो हमें लगता है कि यार उसका वेट थोड़ा कम हो गया, ऐसा हमें फील होता है। अगर आप एयर में वो उस ऑब्जेक्ट को उठा के रखते हैं तो आपको वेट ज्यादा फील होगा, लेकिन भाई आप उसको पानी में डुबा के रखो और फिर उसे आप पकड़ के रखो, तो आपको लगेगा कि इसका वेट थोड़ा कम हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में होता है, तो उस पर हमेशा एक बाइंड फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है। बाइंड फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, और ये फोर्स जो होता है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है, अ बॉडी wholly or partially submerged in a fluid is buoyed up by a force equal to the weight of the displaced fluid। जैसे आप अगर यहाँ पे कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर पानी भरा हुआ है आपने, इसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे ऐसा। अब इस ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम V है, ठीक है, और लिक्विड की डेंसिटी अगर ρL है, तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया? तो लिक्विड डिस्प्लेस जो किया इसने अपने वॉल्यूम के बराबर किया। लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना किया होगा? जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया होगा। लेकिन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस अगर बोला जाए, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये कितना आएगा? ये आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हो गया मास, इंटू जी।
ये आएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल यह कहता है कि जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो जो बाइंड फोर्स की वैल्यू आती है वो आती है ये V इंटू रो एल इंटू जी के बराबर। V अगर उस बॉडी का वॉल्यूम है, रो एल लिक्विड की डेंसिटी है, तो फोर्स कितना लगने वाला है उस पे V इंटू रो एल इंटू जी अपवर्ड। अब ये तो पूरा समझ इतना था तो ठीक है। मान लीजिए पूरा समझ नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इतना ही सबमर्ज ऐसे, इतना पोर्शन इसका सबमर्ज था और सबमर्ज्ड वॉल्यूम अगर V1 है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है V1, तो इस बार इस पे जो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स वो कितना लगता, वो लगता V1 के करस्पॉन्डिंग इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी के बराबर। तो ध्यान रखिए जितना वॉल्यूम इसमें सबमर्ज्ड है उसके करस्पॉन्डिंग इस पे बाइंड फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना होता है हमेशा, जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस होगा इस बॉडी की वजह से उतना ही उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। क्लियर है पक्के से? तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिस V इज वॉल्यूम ऑफ या इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ, बेसिकली immersed volume of the body. This is density of liquid या डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसके अंदर वो इमर्स्ड है। ठीक है, इसके हिसाब से आप बताएंगे यहाँ पे कितना उस पे बाइंड फोर्स लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अगर स्टेटमेंट आपको चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं आप दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही जो हमने बात करी थी, दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? बाइंड फोर्स तो हमने देख लिया, तो एक नया फोर्स अपने पास मिल गया अपने को, ये बात भी ठीक है। अब जितनी भी कैलकुलेशंस अपन करेंगे एफ इक्वल टू एम ए के टाइम पे वहां भी अपने को ये फोर्सेस भी काम लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे क्वेश्चंस में यूज करना है उस पर बात करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अपन करने वाले हैं, शुरू करते हैं। अ बीकर circular cross section of radius 4 centimeter is filled with mercury up to a height 10 centimeter. Okay, find the force exerted by the mercury on the bottom of the beaker. ये आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन है ऐसा कि एक बीकर है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है यहाँ पे इस तरीके से, उसके अंदर आपने मरकरी भर दी, हाइट दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर तक भरी है हुई आपने, क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मरकरी, मरकरी यहाँ पे कितना फोर्स लगा रही है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दे रखा है पी नॉट, यहाँ पे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको दे रखा है रो 13600 kg पर मीटर क्यूब, और जी आपको बोल रहा है 10 लेना है। अच्छा, ये मरकरी नीचे फोर्स क्यों लगाएगी? क्या लगता है आपको मरकरी क्यों फोर्स लगाने लगी भैया नीचे? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे एक प्रेशर ये नीचे क्रिएट कर रही होगी, उसकी वजह से एक नीचे इस पे फोर्स आ रहा होगा। अब ये प्रेशर कितना आएगा? तो प्रेशर हम ये भी जानते हैं भैया रो जी एच के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा प्रेशर वो हम निकाल सकते हैं। तो प्रेशर इनटू एरिया विल गिव यू द रिक्वायर्ड फोर्स, यही करना है आपको यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से, प्रेशर एट द बॉटम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच के बराबर। ये हम कई बार बात कर चुके हैं, बॉटम पे प्रेशर इतना हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन है यहाँ पे 10⁵ प्लस रो गिवन है 13600, जी गिवन है आपको 10 के बराबर, और एच आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर जिसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा टोटल प्रेशर यहाँ पे। अब इसे अगर सॉल्व करें तो आपका जो आंसर यहाँ से आता है वो आता है 1.136 इंटू 10⁵ पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको आप लिख सकते हैं। ये आपका प्रेशर बनता है यहाँ से। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स एट द बॉटम वो आपका हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया के बराबर। प्रेशर आपने अभी लिखा 1.136 इंटू 10⁵,
एरिया कितना है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर यहाँ का एरिया हो जाएगा। आर इज 4 सेंटीमीटर, तो अगेन आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर विल बी दी एरिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर यहाँ से आपको मिलेगा 571 न्यूटन्स के बराबर। ठीक है, अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आयरन 5 सेंटीमीटर on each side is floating on mercury in a vessel. ठीक है, what is the height of the block above mercury level, ये पूछा है। what is poured in the vessel until it just covers the iron block, what is the height of the water column। okay, water is poured, ये what is नहीं है यहाँ पे, water is poured, water is poured in the vessel until it just covers the iron block, so what is the height of the water column। डेंसिटी ऑफ मर्करी आपको गिवन है और डेंसिटी ऑफ आयरन भी आपको यहाँ पे गिवन है, ये दोनों सिचुएशन दे रखी हैं। तो ठीक है, फर्स्ट केस अपन बात करते हैं जब सिर्फ मरकरी में है, जो केस आपको यहाँ दिखा रखा है पहला वाला। इस केस में सिर्फ ये मरकरी में है, आपसे पूछा गया कि ये हाइट एच कितनी होनी चाहिए जो मरकरी से ऊपर है, फ्लोट कर रही है जितनी ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक है, आयरन का 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ बची वो कितनी बची, 5 माइनस एच के बराबर। ये लेंथ 5 हो गई है ना, क्यूबिकल ब्लॉक है तो 5 5 सारी है, ये हो जाएगी 5 माइनस एच। अब जितना वॉल्यूम इसका अंदर डूबा हुआ है उतने वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग इस पे ऊपर एक बाइंड फोर्स लग रहा होगा, ये बात हम जानते हैं। इसका अपना वेट भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, और क्योंकि यहाँ फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करना मतलब इक्विलिब्रियम में होना, फ्लोट करना मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अगर मरकरी इस सॉरी आयरन ब्लॉक की बात की जाए तो इस पे ऊपर एक बाइंड फोर्स लग रहा है, नीचे अपना वेट लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन है 0 क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों बराबर हो जाए। तो दिस वेट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। ओके, वेट कितना होता है, mg के बराबर। बाइंड फोर्स कितना होता है, हमने बात की थी, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। अच्छा, मास मास तो दे नहीं रखा, तो अपन इस लिख सकते हैं इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनटू रो ऑफ आयरन इनटू जी। ये हो जाएगा मास इज क्यूब का वॉल्यूम इनटू आयरन की डेंसिटी इनटू जी, ये मास हो गया, इसका वेट हो गया। और इधर अगर लिखा जाए तो रो ऑफ लिक्विड मतलब रो ऑफ मर्करी इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है इसका। तो अगर ये वॉल्यूम लिखना चाहिए तो कैसे लिखूंगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस एच के बराबर। ये बात क्लियर है, दिस शुड बी द वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब ऐसा बनता है ना, नीचे जो सरफेस एरिया है वो पूरा डूबा हुआ है, तो ये जो सरफेस एरिया नीचे बना हुआ है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सॉरी इसका एरिया है 5 इंटू 5 के बराबर, और ये इतनी हाइट पे डूबा हुआ है विच हाइट इज 5 माइनस एच, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा जो डूबा हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस एच के बराबर इंटू जी। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे आपको सारी चीजें पता है अदर देन एच, वो आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम अगर देखना है तो पूरा वॉल्यूम विल बी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू रो ऑफ आयरन आपको दे रखा है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जी दोनों तरफ कैंसिल हो ही गया, हटाइए। रो ऑफ एच जी आपको दे रखा है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इधर आपके पास है 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस एच, और जी तो कैंसिल हो गया, 5 इंटू 5 एक एक जगह से कैंसिल हो गए। यहाँ से बचा 7.2 डिवाइडेड बाय 13.6 इज इक्वल टू 5 माइनस एच। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एच की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है वो मिल जाएगी। बेसिकली ये आता है आपके पास 2 पॉइंट सॉरी एच की जो वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी वो फाइनली मिलेगी आपको 2.35 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली इस तरीके से, दिस विल बी 2.35 सेंटीमीटर्स। ये आपका एक पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ बोला गया कि भैया वाटर जो है वो पोर कर दिया गया, अब कब तक, जबकि ये पूरा डूब ना गया। ठीक है, तो बोला गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, अब ये हाइट कितनी हो जाएगी। तो आप आंसर ये नहीं देंगे कि जो पहले वाली एच है वही अब यहाँ हाइट हो जाएगी एच,
क्योंकि अब जब वाटर भी डाल दिया गया तो अब वाटर की वजह से भी इस पे बाइंड फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो इस पे दो बाइंड फोर्स लगने वाले हैं, एक मरकरी की वजह से जितना ये डूबा हुआ है, एक वाटर की वजह से जितना ये डूबा हुआ है। तो दोनों की वजह से बाइंड फोर्स जो आएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा अब, क्योंकि अब ऊपर फोर्स ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। मतलब ये जो लेंथ आएगी ये h से कम आनी चाहिए। अपना आंसर दिस वाटर कॉलम शुड बी लेस देन h ऐसा आना चाहिए। अपन चेक कर लेंगे लास्ट में इसको। तो अगर सेकंड इसका केस देखें तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो वाटर, ये जो क्यूब यहाँ रखा हुआ है, इसमें मान लीजिए ये h डेप्थ डूबा हुआ है और ये फिर से 5 माइनस एच हो जाएगा। अपन जानते हैं इसका बेस एरिया 5/5 का है। फिर से इस पे जो वेट इसका नीचे लग रहा है वो तो लग ही रहा है। ऊपर इस बार जिस पे बाइंड फोर्स लग रहे हैं वो दो वजह से लग रहे हैं, एक बाइंड फोर्स बिकॉज ऑफ मरकरी और एक बाइंड फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर। ये दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये मरकरी में डूबा हुआ है और इससे ऊपर ये वाटर में डूबा हुआ है। ऐसा सिचुएशन इस पे है पूरा। अब फिर से फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट कर रहा है तो अपन बोल सकते हैं नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो बाइंड फोर्स बिकॉज ऑफ मरकरी प्लस बाइंड फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर, जो कि बेसिकली नेट बाइंड फोर्स इस पे बन रहा है, शुड बी इक्वल टू इसका वेट, ठीक है। बाइंड फोर्स बिकॉज ऑफ मरकरी कितना लगेगा, तो रो ऑफ मरकरी इंटू जितना वॉल्यूम मरकरी में सबमर्ज्ड है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन मरकरी इंटू जी। वाटर की वजह से कितना लगेगा, रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर इंटू जी इज इक्वल टू वेट। तो रो ऑफ आयरन इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी, ये चीजें हो जाएंगी। क्लियर। रो ऑफ एच जी 13.6, जी सब जैसे कैंसिल हो गए, इंटू एच जी में कितना सबमर्ज्ड है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस एच, दिस इज सबमर्ज्ड इन मरकरी, प्लस रो ऑफ वाटर 1 होता है, इसमें कितना सबमर्ज्ड है, तो 5 इंटू 5 इंटू एच, ऊपर वाली हाइट जो है वो वॉल्यूम अपना वाटर वाला सबमर्ज मिल जाएगा। रो ऑफ आयरन आपको दे रखा है यहाँ पे 7.2 इंटू टोटल वॉल्यूम इज 5 इंटू 5 इंटू 5। ये आपके पास सारा एक्सप्रेशन बन गया। अगेन आपके पास एक ही अननोन है एच के बराबर। एच कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए 5 इंटू 5 सब जगह से कैंसिल हो रहे हैं, इधर बच रहा है 13.6 इंटू 5 माइनस एच, प्लस इधर से बचा एच इज इक्वल टू 7.2 इंटू 5। ये एक्सप्रेशन है। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आपको मिलके आती है फाइनली, वो आंसर मैं बताता हूँ आपको, सीधा आ रहा है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। तो जो यहाँ से एच आया वो आया 2.54 सेंटीमीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्लियर। चलिए, तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये अब थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पहले यहाँ था इस पोजीशन तक, अब ये बेसिकली यहाँ ऐसा कुछ आ गया होगा। जब ऐसा आ गया तो जो पहले बाहर निकला हुआ पोर्शन था अब वो बढ़ चुका है तो एच पर एच अपना जो आया है वो ज्यादा आया है इससे पहले वाले से, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। अ टैंक कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस्ड, ठीक है। अ स्टोन ऑफ वेट W is hung and lowered into the water without touching the sides and the bottom of the tank. Okay. तो भैया यहाँ पे आपने क्या किया, एक बीकर रखा हुआ है ऑलरेडी, टैंक रखा हुआ है इस स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे, ठीक है। आपने ऊपर से एक पत्थर को बांधा, पत्थर को बांध के यहाँ पे लटका दिया, पर वो कहीं भी कंटेनर को टच नहीं कर रहा, वो बस पानी के अंदर डूबा हुआ है स्ट्रिंग से ऊपर से, कंटेनर को कहीं भी टच नहीं कर रहा, ठीक है। पूछा गया बताइए इसकी जो रीडिंग्स है वो कैसे चेंज होंगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोचिए क्या होना चाहिए, क्या इसकी रीडिंग में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितना आएगा, ये सारी क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो बताइए कितना आना चाहिए इसका, रीडिंग कितनी आनी चाहिए इसकी। तो रीडिंग जो आएगी वो बेसिकली देखिए, ये रीडिंग लेता है हमेशा नॉर्मल फोर्स की, ठीक है। अब अगर नॉर्मल फोर्स यहाँ पे देखो तो ये वाटर कंटेनर है, इसके नीचे मशीन लगी हुई है, इसका वाटर का अपना जो वेट होगा, पहले तो वो ये रीडिंग दिखा ही रहा होगा, इस वेट के बराबर रीडिंग पहले दिखा रहा होगा, ठीक है, वाटर के वेट के बराबर। अब जो आपने इसमें स्टोन लटका दिया, ओके, तो अब क्या हो जाएगा, क्या स्टोन का वेट भी इस पे दिखाएगा, नहीं, इस पे क्यों दिखाएगा, स्टोन का वेट तो नहीं दिखाएगा। लेकिन एक चीज ये दिखाएगा एक्स्ट्रा, वो क्या होगा, भैया अगर जो स्टोन आपने यहाँ लटकाया है तो ये पानी में डूबा हुआ है, तो इस पे एक
बायएंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और हम जानते हैं कि हर फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। इसका मतलब जो पानी यहाँ पे है, इस पानी पे नीचे की तरफ एक बायएंड फोर्स के बराबर फोर्स लग रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो यहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से अब जो नेट रीडिंग ये दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, W प्लस एफ बी के बराबर। वाटर का वेट तो पहले भी था, अभी भी है, एक्स्ट्रा जो अब नीचे की तरफ फोर्स आया वो कौन सा आएगा, इस बायएंड फोर्स के बराबर, जो ऑब्वियसली स्टोन के वेट से तो कम ही है। तो स्टोन के वेट से कम से हिसाब से हम आराम से कह सकते हैं कि जो नेट रीडिंग आएगी वो आएगी W प्लस एफ बी, विच इज लेस देन W प्लस वेट ऑफ द स्टोन, ऐसा। तो इसको आप अपेरेंट वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो अपेरेंट वेट। हम आगे बात करेंगे अपेरेंट वेट की क्या होती है, बट फिलहाल दिस इज ऑल्सो अपेरेंट वेट, कि एक्चुअली जो वेट आपको दिखता है वो कितना होता है, कि वाटर भी है स्टोन भी है, तो दोनों मिला के इतना रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वो ऊपर से बंधा हुआ है, तो जो रीडिंग आती है वो आती है सिर्फ इसके बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a cylindrical vessel containing liquid is enclosed, sorry, is closed by a smooth piston of mass m, जैसा कि दिखा रखा है। Area of cross section of the piston is A. If the atmospheric pressure is P naught, find the pressure of the liquid just below the piston. ये आपसे पूछा गया है, पिस्टन से ठीक नीचे कितना प्रेशर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। पिस्टन का मास दे रखा है m। तो अपन जानते हैं भैया कि अगर यहाँ ऊपर से प्रेशर P नॉट लग रहा है, तो एक पिस्टन पे ऊपर से P नॉट प्रेशर है, इसका अपना वेट नीचे की तरफ लग रहा है, विच इज इक्वल टू mg, क्योंकि मास m दे रखा है। तो सोचो यहाँ इसके जो नस जस्ट नीचे वाटर होगा, उस वाटर पे कितना टोटल फोर्स लग रहा होगा, जस्ट नीचे जो वाटर है यहाँ पे, उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। एक तो P नॉट इंटू ए, पिस्टन इंटू प्रेशर इंटू पिस्टन का एरिया, एक तो ये फोर्स लग रहा है, प्लस इसका अपना mg लग रहा है, तो ये टोटल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। आपसे अगर प्रेशर पूछा गया है तो बेसिकली आप प्रेशर सीधा लग सकते हैं, ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पिस्टन के वेट की वजह से जो प्रेशर आया वो, दिस वुड बी द प्रेशर जस्ट बिलो द पिस्टन सरफेस। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर से लग ही रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ इसके वेट की वजह से भी एक प्रेशर आया, इसका वेट है mg के बराबर, और हम जानते हैं दिस इज फोर्स बाय एरिया करेंगे तो प्रेशर मिल जाएगा अपने को। तो mg बाय a इज द एक्स्ट्रा प्रेशर जो पिस्टन के वेट की वजह से इस पे लग रहा है, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा P नॉट प्लस mg बाय a के बराबर। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या करें। A rubber ball of mass m and radius r is submerged in water to a depth h is released. What height will the ball jump up to above the surface of the water? Neglect the resistance of water and air. ये आपसे बोला गया है। मतलब एक बॉल को अगर आपने यहाँ पे डुबा के रखा हुआ था, लेट्स से इस पोजीशन पे, ठीक है, जिसका मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखी है, और इसको h डेप्थ पे आपने डुबा रखा है। रबर बॉल है तो ऑब्वियसली फ्लोट करना चाहती थी, लेकिन आपने इसको जबरदस्ती डुबा रखा है। आपने इसको जैसे रिलीज किया तो पूछा गया कि बताइए कितनी हाइट तक अबव द वाटर सरफेस ये जंप करेगी। आपको ये x पूछा गया है जहां तक ये जंप करेगी फाइनली। क्लियर है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोला है कि वाटर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप बताइए। क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो जाएगा ये, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम की। ठीक है, कोई यहाँ पे लॉसेस नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता था कि भैया नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर बात करें तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हिसाब था। अब इस पे वर्क कौन कौन कर रहा है, तो दो स्टेप में हम इस पे बात करते हैं। एक, जब ये यहाँ था और अभी वाटर की सरफेस पे आ गया यहाँ तक, एच हाइट पे वाटर सरफेस, ये है सरफेस, ये है इनसाइड वाटर वाला, और यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस ऊपर चलेगा, फाइनली यहाँ पे जब पहुंचेगा ये है टॉप पोजीशन इसकी। ऐसी तीन पोजीशंस इसकी हैं जिस पे अपन बात करना चाहते हैं। तो जब ये अंदर से सरफेस तक आएगा,
तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तब इस पे फोर्स लग रहा है जब ये मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है इसका अपना वेट, और इस पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है इस पे बायन्स फोर्स के बराबर। ये बात क्लियर है? जब ये सरफेस से ऊपर आ जाएगा, इस टाइम पे अब इस पे एकमात्र फोर्स लगेगा इसका वेट, क्योंकि अब बायन्ड फोर्स नहीं लगने वाला। बायन्ड फोर्स जब तक पानी में था तब तक लग रहा था। तो बेसिकली इस पे अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो दो स्टेप में करना पड़ेगा। एक 0 से h तक, फिर ऊपर h से x तक, क्योंकि एक केस में दो फोर्सेस लग रहे हैं और उसके बाद सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। तो अगर ऐसा हिसाब है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल वर्क डन। पहले इसका मास लिखना पड़ेगा। अच्छा, मास तो दे रखा है। क्या क्या गिवन है इसमें? मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो m पता है। इसका वॉल्यूम अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि बायन्ड फोर्स लिखना है। तो बायन्ड फोर्स इस पे कितना लगेगा? इसका वॉल्यूम सबमर्ज था इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर। वाटर है तो लिक्विड रो 1 हो जाएगा। तो मैं लिख सकते हैं दिस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। ये हो जाएगा आपका बायन्ड फोर्स। ठीक है, तो लिखते हैं वर्क डन। अगर इस केस में लिखूं 0 से h तक, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बायन्ड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर। ठीक है, माइनस एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, दिस इज द नेट फोर्स। और कितनी देर तक कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? h डिस्टेंस कवर किया, तो दिस विल बी द वर्क डन। प्लस अब ये जब सरफेस से ऊपर चल रहा है तो इस पे एकमात्र फोर्स लग रहा है एम जी, वो भी लग रहा है नीचे की तरफ। तो अब जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा? माइनस एम जी। और अब कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने? एक्स के बराबर। ये इसका टोटल हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है, जा ऊपर रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, माइनस एम जी एक्स। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली जब इसको आपने यहाँ पे हेल्ड कर रखा था तब भी इसकी वेलोसिटी जीरो थी। जब ये टॉप पे पहुंचेगा तब भी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट जीरो। तो यहाँ से आपको अपना रिलेशन मिल सकता है। एक्स आपको निकालना है, एक्स आपको मिल जाएगा यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब रो ऑफ लिक्विड इंटू जी माइनस एम जी एच डिवाइडेड बाई एम जी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको जी से जी सब हटा सकते हैं, इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो एक्स आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो एल बाई एम माइनस एच। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर इस तरीके से। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई गैस आपको? चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए एक आध क्वेश्चन और। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ क्यूब ऑफ वुड सपोर्टिंग अ 200 ग्राम मास जस्ट फ्लोट्स इन वाटर। व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्यूब? ठीक है, यहाँ वाटर सरफेस है और एक क्यूब है जो इस तरीके से इसमें रखा हुआ है, इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूब ऑफ मास, क्यूब ऑफ वुड सपोर्टिंग अ 200 ग्राम मास। ये जो मास दे रखा है 200 ग्राम दे रखा है, लेट्स से स्मॉल एम। ये क्यूब जो है फ्लोट कर रहा है, इसका वॉल्यूम लेट्स से v है। व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर। जब आपने मास रिमूव कर दिया तो अब क्यूब ऐसा हो गया, थोड़ा सा बाहर आ गया। कितना बाहर आ गया? 2 सेंटीमीटर के बराबर बाहर आ गया। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द क्यूब, ये आपसे पूछा गया है। तो लेट्स से इसकी जो एक लेंथ है वो a है। ठीक है, तो वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं दिस इज a क्यूब। ये हिसाब है, तो ये a हो जाएगा। अब सीधा सा हिसाब क्या करना है अपने को? दोनों कंडीशन में बैलेंसिंग करनी है। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो इसका अपना वेट नीचे की तरफ लग रहा है, मान लीजिए कैपिटल M इंटू जी, ये नीचे की तरफ लग रहा है। प्लस ऊपर जो एक छोटा मास रखा हुआ है उसका वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है। और इन दोनों को किसने सपोर्ट कर रखा है? जो बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उसने। बाइंड फोर्स कितना लगता है? वॉल्यूम इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। यहाँ पे ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया। ठीक है, सेकंड केस में अगर बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ इसका अपना mg नीचे लग रहा है क्योंकि अब कोई और मास तो है नहीं। अपने ही खुद के वेट को ये बैलेंस किए हुए है। किसने बैलेंस किया? यहाँ जो आपका वन फोर्स लग रहा है विच इज, इस बार कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है? इस बार डूबा हुआ है ए स्क्वायर इंटू a-2 के बराबर, क्योंकि ये लेंथ कितनी हो जाएगी? a-2। तो इस बार डूबा हुआ कितना है? ये ए स्क्वायर इंटू a-2, दिस इज वॉल्यूम इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर। इतना इस बार ये डूबा हुआ है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। कैसे किया जाएगा? mg को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा
V is A cube into rho of liquid into G माइनस स्मॉल एम जी, ये हो गया कैपिटल एम जी, इज इक्वल टू, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा ये, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस टू इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर। सारे जी यहाँ से कैंसिल हो गए। रो ऑफ लिक्विड क्योंकि आपको दे रखा है वाटर, तो रो ऑफ लिक्विड होता है 1, चीजें आ जाएंगी यहाँ से, ए क्यूब माइनस एम आपको दे रखा है 200 ग्राम्स इज इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है आपके पास, इसको अगर अपन एक्सपैंड कर दें तो ये भी आएगा ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, रो एल इज 1, जी से जी सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिल रहा है ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज द साइज ऑफ द क्यूब जो यहाँ पे फ्लोट कर रहा है इस कंडीशन में। तो क्वेश्चन कैसे करने हैं, आई गेस आपको क्लियर है ये सारी चीजें। दोनों कंडीशंस मैंने बनाई, दोनों कंडीशन में आपने फोर्स बैलेंस किए। जब पूरा डूबा हुआ है तो जो बाइंड फोर्स आएगा वो पूरे वॉल्यूम के हिसाब से आएगा, जब थोड़ा सा बाहर आ गया तो अब जो नया बाइंड फोर्स लिखेंगे वो सबमर्ज वॉल्यूम के हिसाब से अब नया बाइंड फोर्स लिखा जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने आंसर बताने हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अ बोट फ्लोटिंग इन वाटर टैंक is carrying a number of large stones. If the stones are unloaded into the water, what will happen to the water level? ठीक है, एक बोट है, वो अभी पानी में फ्लोट कर रही है यहाँ तक, लेट्स से ऐसे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्टोन्स रखे हुए हैं इस तरीके से। ओके, अब अगर ये फ्लोट कर रही है इसका मतलब इसने किस किस को बैलेंस किया हुआ है, इसने खुद के वेट को, वेट ऑफ द बोट प्लस वेट ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू बाइंड फोर्स जो इस पे लग रहा है, ये चीजें यहाँ पे है। अच्छा, बाइंड फोर्स कितना लग रहा होगा, जितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज्ड होगा इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी के बराबर, ये चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब आपने स्टोन्स को पानी में फेंक दिया, अब जब स्टोन्स को पानी में फेंक दिया, लेट्स से सिचुएशन अब कैसी हो जाएगी कि बोट यहाँ पे है, अब अपने स्टोन्स को पानी में फेंक दिया है तो स्टोन्स यहाँ आ जाएंगे सारे इस तरीके से। ओके, अब मान लीजिए पहले ये जो डूबी हुई थी ये एच हाइट के आसपास डूबी हुई थी। ठीक है, एच हाइट पहले डूबा हुआ था, तो अब आपको क्या लगता है ये हाइट जो अब डूबी हुई है ये कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? ऑब्वियसली ये हाइट अब कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अब जो वेट ऊपर बचा हुआ है वो सिर्फ बोट का है, उसी को बैलेंस करना है। तो अब अगर मैं इसकी कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या लिखूंगा, वेट ऑफ द बोट इज इक्वल टू न्यू बायंस फोर्स विच इज नया वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी के बराबर, ऐसा हो जाएगा। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि दिस वी एस डैश इज लेस देन वी एस। क्लियर ये बात तो पक्का? सीधा सा हिसाब ये है, आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि भैया जो पहले ये डूबा हुआ था तो ये इन दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा था, बोट का भी स्टोन का भी। अब ये सिर्फ खुद के वेट को बैलेंस कर रहा है, तो अब ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, कम हाइट इसकी अब डूबी हुई रहेगी, क्योंकि अब इसको बाइंड फोर्स कम चाहिए फ्लोट करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक ये डूबा हुआ है, इसके हिसाब से अपन ने लिख लिया। अच्छा, जो पत्थर आपने पानी में फेंक दिया उनका क्या, उसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ेगा, तो टोटल लेवल का क्या होगा? तो सीधा सा हिसाब ये है कि लिक्विड डिस्प्लेस जब हो रहा है, एक बार जब यहाँ पे रखे हुए हैं तो बाइंड फोर्स की वजह से लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, और दूसरी बार जब ये पानी के अंदर है तो अपने वॉल्यूम की वजह से लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि लिक्विड डिस्प्लेस किस कंडीशन में ज्यादा होगा, जब ये अपने वेट के करस्पॉन्डिंग लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे उस कंडीशन में, या जब ये अपने वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे उस केस में? इनका वेट करस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा या वॉल्यूम ज्यादा होगा? ऑब्वियसली स्टोन है, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जब ये खुद के वेट के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि बाइंड फोर्स लग रहा है मतलब खुद के वेट के बराबर इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, तो ऑब्वियसली वो डिस्प्लेस लिक्विड ज्यादा होगा कंपेयर टू अब जब ये खुद के वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेस कर रहे हैं उससे। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो यहाँ पे वाटर लेवल होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि स्टोन ने जो वेट वाटर डिस्प्लेस किया था वो पहले वेट के करस्पॉन्डिंग कर रहे थे खुद के, तो वाटर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था। इस बार खुद के वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वाटर डिस्प्लेसमेंट कम है। इस केस में हम कह सकते हैं कि वह जो ओवरऑल लेवल ऑफ वाटर है वो यहाँ पे डिक्रीज करने वाला है।
ठीक है, तो आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे the volume of water displaced in the second case is less than the volume of water displaced in the first case, hence the level of water will come down. ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से चलिए देखिए नेक्स्ट। A solid uniform sphere each of radius 5 centimeter, ये दोनों solid हैं यहाँ पे, are connected by a light string and totally immersed in a tank of water, जैसा कि देख पा रहे हैं। If the specific gravities of the spheres are 0.5 and 2, find the tension in the string and the contact force between the bottom of the tank and the heavier sphere. ठीक है, देखिए दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम दे रखी है और दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है। बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, हमने बोला था स्पेसिफिक ग्रेविटी इज सेम एज रिलेटिव डेंसिटी। तो बेसिकली दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग है। कौन नीचे होगा? जो मोर डेंसर होगा, जो ज्यादा भारी होगा। तो ये 2, ये वाला नीचे होगा, तो इस स्फीयर की डेंसिटी हो गई 2 और इस स्फीयर की डेंसिटी हो गई आपके पास 0.5। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी आपने बोला था विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल या ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी ऑफ द वाटर 1 होती है, तो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी का आप सीधा सीधा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मटेरियल का कंसिडर कर सकते हैं इस केस में। तो दोनों की डेंसिटीज अपने को पता चल गई। आपसे पूछा गया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन बताइए, और दूसरी बात यहाँ नीचे इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है बेस और इस स्फीयर के बीच में, ये दो चीजें आपसे पूछी गई। तो अगर मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ऊपर वाले के लिए अगर बनाऊं, इसको नाम देता हूं ए, दिस इज बी। अगर ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इसका अपना बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा होगा, टेंशन इस पे नीचे की तरफ होगी, और इसका अपना एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये फोर्सेस इस पे हैं। अगर बी की बात की जाए तो इस पे ऊपर बाइंड फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ टेंशन होगी, और एक नॉर्मल फोर्स भी इस पे ऊपर की तरफ होगा जो कि बेस से लग रहा है, और इसका अपना एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो एम ए और एम बी में इसको नाम देता हूँ क्योंकि मासेस अलग अलग होंगे दोनों के लिए। ऐसा दोनों के लिए बाइंड फोर्स सेम होगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों की जो रेडियस दे रखी है वो सेम दे रखी है। ठीक है, टेंशन भी दोनों के लिए सेम होगी। अब क्योंकि दोनों यहाँ रेस्ट पे हैं, नेट फोर्स 0 कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाइंड फोर्स इज इक्वल टू टेंशन प्लस एम ए इंटू जी के बराबर, और यहाँ लिखूंगा टेंशन प्लस बाइंड फोर्स प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम बी इंटू जी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ क्या अननोन है फर्स्ट इक्वेशन में? सिर्फ टेंशन, क्योंकि बाइंड फोर्स हम जानते हैं होता है वॉल्यूम इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर, इक्वल टू टेंशन प्लस एम ए विच इज वॉल्यूम ऑफ ए इंटू रो ऑफ ए इंटू जी। ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए कितना है? रेडियस दे रखी है आपको वहां पे 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम लिखा जा सकता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 5 सेंटीमीटर का क्यूब, दिस इज वॉल्यूम, इंटू रो। रो कितना दे रखा है? लिक्विड, ये वाटर है, वाटर का जो रो होता है वो 1 होता है, इंटू जी। क्योंकि अपन सेंटीमीटर्स में बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 980। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपन यहाँ पे यूनिट्स ऐसा यूनिट में अपन ने इसको कन्वर्ट नहीं किया है, यहाँ पे अपन सारा कुछ सीजीएस यूनिट में लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने जी को लिख लिया है यहाँ पे कितना, 980 के बराबर। क्लियर है? अब इज इक्वल टू टी प्लस अगेन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ऑफ ए। रो ऑफ ए कितना था? 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 के बराबर, इंटू जी अगेन 980। ऐसा, तो यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं, एक ही अननोन है, टी आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो बता देता हूँ। टी का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है फाइनली, चलिए आई गेस आंसर मेरे पास नहीं है इसका, तो ठीक है आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए आंसर कितना आता है टी का, और फिर जो टी मिलेगा उसको आप यहाँ पुट करके अपना नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन का आंसर है वो मैं बता सकता हूँ आपको। नॉर्मल रिएक्शन एन जो अपने पास है, दिस एन इज इक्वल टू 2.565 न्यूटन्स के बराबर। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? टेंशन तो अब यहाँ से मिल चुकी है, बाइंड फोर्स अब आप बी के केस में देख रहे हैं, तो बाइंड फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है, तो जो फोर्स यहाँ लग रहा था वो का फोर्स आप यहाँ भी लगा सकते हैं। मास ऑफ बी आप लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बी इंटू
रो ऑफ बी के केस में। तो वॉल्यूम बेस्ड ठीक है, रो बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रो आप लेंगे इस बार 2 के बराबर। इससे आप अपना नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है पूरा सॉल्व करने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है 6 मीटर लंबी, टोटल लेंथ 6 मीटर दे रखी है, मास दे रखा है 12 kg। इफ इट इज हिंज्ड एट वन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। यहाँ पे ये हिंज्ड है जो कि 3 मीटर है बिलो द वाटर सरफेस पे। ओके, what weight must be attached to the other end of the rod so that 5 मीटर of the rod is submerged। टोटल लेंथ जो सबमर्ज्ड है वो 5 मीटर है लेंथ, और बोल रखा है कि यहाँ पे कितना वेट लगाया जाए सच दैट ये पॉसिबल हो सके। ओके, पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द रॉड। ये कितना फोर्स इस पे लगा रही है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज 0.5। ये दे रखा है आपको। डेंसिटी मान लीजिए अगर वाटर की डेंसिटी 1000 है तो इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 500 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो इसकी 0.5 हो जाती। पर यहाँ सब कुछ केजी और मीटर्स में है, तो डेंसिटी भी आप इसी में लिखिए 500 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी दे दी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें इस पे आते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भैया जितनी लेंथ यहाँ पे वाटर के अंदर है उसके हिसाब से इस पे बाइंड फोर्स लगने वाला है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसा दे रखा है 5 मीटर इज सबमर्ज्ड, तो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है जितने सबमर्ज्ड है वो यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ आपको दे रखी है 5 मीटर्स, इतना सबमर्ज्ड है, बचा हुआ 1 मीटर बाहर है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक वेट लगा रखा है WX जो आपको कैलकुलेट करना है। ये इसका अपना वेट है, रॉड का अपना वेट जो कि हाफ वे पे लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है जहाँ लग रहा है ये 3 मीटर्स पे लग रहा है। इसका अपना वेट विच इज 120 क्योंकि 12 kg इसका मास है। ओके, बाइंड फोर्स जितना पोर्शन डूबा हुआ है मतलब 5 मीटर के हाफ पे बाइंड फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये डिस्टेंस 2.5 हो गई, इस पे बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। और बाइंड फोर्स कितना लगेगा, जितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज्ड है उसके करस्पॉन्डिंग बाइंड फोर्स इस पे लगने वाला है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे अपने को, क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स्ड है तो नेट फोर्स इस पे एक तो जीरो आना चाहिए, सिग्मा एफ शुड बी जीरो। दूसरा, टॉर्क भी इस पे जीरो होना चाहिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों जीरो करने पड़ेंगे। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं एक बार फिर से अपन यहाँ बता देता हूँ मैं इस पे अलग से डायग्राम बना के। ऐसी ये आपकी रॉड है पूरी। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है क्योंकि ये हिंज्ड है। इसका सेंटर पे इसका अपना mg लग रहा है। इस तरफ आपने एक वेट लगा रखा है जो अननोन है, जो आपको पता करना है। ये यहाँ तक डूबा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके सेंटर पे मतलब इस पोजीशन पे इस पे एक बाइंड फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। टोटल लेंथ 6 है तो उसके हिसाब से ये जो डिस्टेंस आ रही है ये 2.5 है क्योंकि ये 5 डूबा हुआ है। mg हाफ पे लगता है तो ये डिस्टेंस आपकी 3 मीटर्स है। टोटल 6 है इसका ऑलरेडी दे रखा है। अब इस पे अगर नेट फोर्स में जीरो करूं सिग्मा एफ जीरो, तो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स दोनों मिलकर बराबर हो जाने चाहिए, तो आर प्लस एफ बी शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस डब्ल्यू एक्स। एक तो ये रिलेशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर टॉर्क जीरो किया जाए सिग्मा टाउ इक्वल टू जीरो तो क्या होगा। तो मैं मान लीजिए टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लेता हूँ जहाँ पे हिंज्ड है, इसके अबाउट अगर टॉर्क लिखा जाए तो क्या लिखूंगा, आर का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, बाइंड फोर्स का टॉर्क आएगा इंटू 2.5 के बराबर। ठीक है, माइनस एम जी का टॉर्क आएगा इंटू 3 से, और माइनस डब्ल्यू एक्स का टॉर्क आएगा इंटू 6 से इक्वल टू जीरो। क्या ये लिखना सही होगा, यस और नो। नहीं, क्यों, क्यों ऐसा, क्योंकि डिस्टेंसेस हमेशा अपन लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंस अगर mg से आप ले रहे हो तो ये डिस्टेंस आपको लेनी है ना कि ये डिस्टेंस। ऐसे आप जब इसका टॉर्क लिख रहे हैं तो आपको डिस्टेंस ये नहीं लेके ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो आप ये इक्वेशन अगर लिखते हैं तो दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, सीधा सीधा ऐसा नहीं लिखी जा सकती। तो कैसे लिखा जाएगा, अगर ये एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो सारी डिस्टेंसेस का बेसिकली हमें कॉस थीटा चाहिए।
क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी विद एन एंगल थीटा. इफ दिस इज 3 दिस विल बी 3 cos थीटा. ठीक है, तो हर डिस्टेंस का cos थीटा में लिखना है. तो जब टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे FB इंटू 2.5 cos थीटा माइनस mg इंटू 3 cos थीटा माइनस wx इंटू 6 cos थीटा इज इक्वल टू 0. क्लियर, ये इक्वेशन सही आएगी आपके पास यहाँ से. हालांकि cos थीटा फिर से 0 में जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इक्वेशन सही से लिखने का तरीका ये आपका होना चाहिए. क्लियर है यहाँ तक सारी बात. अब अगर इसकी बात करें कि कितना इस पे बाइंड फोर्स लगेगा, तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम अगर पूरा V था, ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज V, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखा जाएगा कि मास इसका अपने को पता है, मास कितना है 12 kg. इसका वॉल्यूम अगर V है और इसकी डेंसिटी हमने लिखी अभी 500 kg पर मीटर क्यूब, तो आपका इसका वॉल्यूम लिखा जा सकता है मास बाय डेंसिटी से. मास इज 12 बाय 500, दिस विल बी द वॉल्यूम. ठीक है, जो हम आगे यूज करेंगे. अच्छा, अगर इसका वॉल्यूम V है और टोटल लेंथ इसकी अगर 6 है, उसमें से 5 डूबी हुई है. ठीक है, मतलब यहाँ तक ये डूबा हुआ है, यहाँ तक ये पानी में है, तो कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है. तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम अगर लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, दिस विल बी V बाय 6 इंटू 5, क्योंकि 5/6 ऑफ द पोर्शन इसका डूबा हुआ है, तो दिस विल बी द V सबमर्ज्ड. इसके हिसाब से आप बाइंड फोर्स लिखेंगे. तो बाइंड फोर्स जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे V सबमर्ज्ड इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू G के बराबर. V सबमर्ज्ड कितना है 5/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम, दिस इज 1000 इंटू G. V आप लिख सकते हैं 12/500. यहाँ से आप अपना बाइंड फोर्स कैलकुलेट करेंगे. तो ये सारी कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं बता रहा. V का आप रखेंगे 12/500. इस केस में यहाँ पे बाइंड फोर्स आपको मिल जाएगा. तो देखिए इसमें अब क्या क्या अननोन आ गया आपके पास. बाइंड फोर्स आपको मिल चुका, mg आपको पता है, एक अननोन है wx, एक अननोन है r. ठीक है, जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ भी आपके पास बाइंड फोर्स आपको पता है, mg आपको पता है, wx एक अननोन है. यहाँ से आपको इस इक्वेशन से आपको wx मिल जाएगा, उस wx को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको फाइनली रिएक्शन फोर्स भी मिल जाएगा. तो ये दो अननोन है, दो इक्वेशन आपके पास है, इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा फाइनल आंसर इसमें कितना आता है. ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक. ओके, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन कह रहा है सिलेंडर ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर made of material of specific gravity 0.8 is floated in water with its axis vertical. It is then pushed downward so as to be just immersed. Calculate the work done by the agent who pushes the cylinder into the water. ये आपका क्वेश्चन है कि कितना वर्क करना पड़ेगा जब वो वर्टिकली था उससे उसको आपने सुला दिया इतने में, कितना वर्क यहाँ पे करना पड़ा. ठीक है, तो देखते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा. बेसिकली हो क्या रहा है कि पहले जो सिलेंडर था वो ऐसे था, ठीक है, यहाँ पे फ्लोट कर रहा था इस तरीके से. अब आपने इसको सुला दिया तो ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अब ये फ्लोट करेगा कुछ इस तरीके से. तो आपसे पूछा गया कि बताइए कितना वर्क इसमें आपको करना पड़ेगा. सिलेंडर का एरिया आपको दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस एरिया ए इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ इसके आपको टोटल दे रखी है 10 सेंटीमीटर्स, और क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर्स में सब कुछ, तो इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 0.8. स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो वाटर की डेंसिटी 1 के हिसाब से इसकी डेंसिटी हो जाएगी 0.8. अब पूछा गया कि कितना वर्क यहाँ पे करना पड़ा. तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में. इस केस में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कि सो इज टू जस्ट इमर्स्ड. जस्ट इमर्स्ड मतलब अब जो वाटर लेवल है वो यहाँ तक है, पूरा यहाँ तक ये पूरा डूबा हुआ है. ठीक है, अब पहले वाले केस में अगर इस पे बाइंड फोर्स देखा जाए तो ये फ्लोट कर रहा था, आराम से फ्लोट कर रहा था, मतलब जितना इसका वेट था उतना इस पे बाइंड फोर्स पहले केस में लग रहा था. ठीक है, अब वेट कैसे निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम अपने को पता है 300 इंटू 10, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू डेल्टा इसका रो अपने को रो पता है 0.8 इंटू जी, ये हो गया इसका इनिशियल बाइंड फोर्स. ठीक है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कितना डूबा हुआ था ये पहले. ये एक्स अगर अपने को निकालना है तो मैं देख सकता हूँ
दिस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड के हिसाब से लिखा जाएगा। तो एरिया इसका दे रखा है 300 इंटू लेंथ होगी x, ये हो गया सबमर्ज्ड वॉल्यूम, इंटू रो ऑफ लिक्विड इज 1 इंटू जी। यहाँ से आपको x मिल जाएगा कि ये पहले कितना सबमर्ज था। ठीक है, अब सेकंड केस में क्योंकि ये पूरा सबमर्ज्ड है तो जितना बाइंड फोर्स उस पर लगेगा, फिर से अब अगर बाइंड फोर्स लिखा जाए तो कितना लिखा जा रहा है, दिस बाइंड फोर्स विल बी इक्वल टू, क्योंकि पूरा वॉल्यूम सबमर्ज हो गया है तो 300 इंटू 10 ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो ऑफ लिक्विड 1 इंटू जी। दिस इज द न्यू बाइंड फोर्स जब इस पे लग रहा है, और इसका अपना वेट तो नीचे की तरफ लग ही रहा है। अब सोचो कि वेट तो कम वाले बाइंड फोर्स पे भी बैलेंस था पहले ही। आप इस एक्स को जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू आती है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सोचो कि ये 8 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इतना वॉल्यूम जब सबमर्ज था तो ये फ्लोट कर रहा था। अब आपने इसका पूरा वॉल्यूम सबमर्ज कर दिया, मतलब आपको ऊपर से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये अंदर डूब पाएगा, क्योंकि बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा। वेट के हिसाब से अगर बाइंड फोर्स देखो तो इतना सफिशियंट था। ठीक है, लेकिन आपने अब इसको पूरा अंदर डुबा दिया, पूरा डुबा दिया तो वॉल्यूम सबमर्ज ज्यादा हो गया, इसकी वजह से बाइंड फोर्स भी बढ़ गया। बाइंड फोर्स बढ़ गया तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा जिससे कि आप इसको पूरा डुबा सको। अब ये एक्स्ट्रा फोर्स कितना है, जितना एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स आ रहा है उसके बराबर ये फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं दिस एफ इज इक्वल टू एफ बी डैश माइनस एफ बी। ये वो फोर्स है जो आपको यहाँ पे लगाना पड़ा। और कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो भैया पहले ये था 8 सेंटीमीटर डूबा हुआ, अब आपने इसको अगर पूरा डुबा दिया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास गया है वो यहाँ पे आया बीच में। पहले सेंटर ऑफ मास था यहाँ पे, अब ये सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आ गया, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो आप इसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से आप देखेंगे कि ये जो आया 2 सेंटीमीटर नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप जब वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वर्क आएगा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ ईयर आपके पास एफ बी डैश माइनस एफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा वर्क का। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बात करेंगे अब फ्लूइड डायनामिक्स की, कि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या क्या हम इक्वेशंस बना सकते हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो हमें इसमें पढ़ने चाहिए। बाय बाय, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।